अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज के बरसाती किस्म के व्लॉग में मैं आपके सामने बरसात की तरह बेशुमार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। कोशिश करूंगी कि आज के टाइम में 7 खबरें जो हैं वो कंप्लीट करके आपको बताऊं। और जनाब अली, सबसे जो पहली खबर मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है वो ये है जनाब कि आपको पता है कि नियाजी साहब जो हैं वो कोई ना कोई कोशिश करें कि किसी तरीके से पीडीएम को शिकस्त दे सकें। और उसके सिलसिले में आपको पता है कि उन्होंने स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी उसके सिलसिले में नियाजी साहब ने एक धमकी दी थी। धमकी हो गई ना कि उन्होंने कहा था कि जुम्मे को मैं सारे लोगों को सड़कों पे निकालूंगा। तो असल में पीडीएम को ये खतरा था कि ये जो सड़कों पे निकालने वाला मामला है ये खतरनाक है, क्योंकि नियाजी साहब को इस वक्त कोई बहाना चाहिए। और बहाना जो है वो कुछ भी पीडीएम के ऊपर डालेंगे। मसलन अगर मुल्क गिर एहतजाज ना होता या हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर एहतजाज ना करती तो नियाजी साहब के पास बड़ा आसान सा बहाना था कि वो खुदा न खास्ता जो है मजहब की आड़ लेकर इस चीज में लोगों को दोबारा से उकसाते। लेकिन आपने देखा कि नहले पे दहला जो है वो शहबाज शरीफ ने मारा और उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि तमाम जो पाकिस्तान की जमातें हैं वो खुद बाहर निकलें और निकल कर जो है वो एहतजाज में शामिल हों। और फाइनली जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक ये एहतजाज हो चुका होगा। और पूरा दिन जो गुजरा, यानी कि रात को लेट नाइट में ये वीडियो बना रही हूँ और आप सुबह मॉर्निंग में ये वीडियो देखेंगे तो जो आपके लिए ये गुज़श्ता रोज हो गया। तो ये पूरा दिन जो है कराची से लेकर लाहौर तक और पिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक और पता नहीं जीबी से लेकर कहाँ तक पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुजाहरे हुए हैं स्वीडन के खिलाफ। और बाकायदा तौर पे अब स्वीडन की जो गवर्नमेंट है, स्वीडिश गवर्नमेंट, वो सीरियसली इस बारे में सोचने पे मजबूर हो गई है, क्योंकि ओआईसी का भी इजलास बुलाया गया था और मुसलमान उम्मा ने ये बात कही है कि हमारे लिए बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है, हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे कुरान पाक की बेहुरमती। तो स्वीडन गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हमें बड़ा लॉस हुआ है और अब हम जो है ना इसको कानून बनाने पे गौर कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है वो बहुत ही अच्छी होती चली जा रही है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि जो पिछला पूरा हफ्ता गुजरा है, जब से खासतौर पे पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसे मिले हैं तब से जो है स्टॉक एक्सचेंज की जो कारकर्दगी है वो 11% उसमें इजाफा हुआ है। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक अभी तक की जो सबसे अच्छी कारकर्दगी है वो स्टॉक एक्सचेंज में रही है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। और फॉरेन रिजर्व्स हमारे जो है वो $10 बिलियन या मिलियन डॉलर जो इसहाक डार कहते हैं उतने हो गए हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। उसको 15 पर उन्होंने लेकर जाना है। दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं कि यूथियों को जब मौका नहीं मिला कि हमने तो ये सब करना था और हमने मजहब की आड़ में, स्वीडन की आड़ में हमने ये सब कुछ करना था, तो जब वो उसमें फ्लॉप हो गए तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पिछले दिनों आपको पता है कि बहुत हमले किए, कहा कि इसहाक डार फ्लॉप हो गए हैं, उन्होंने आईएमएफ के साथ कोई मुआहदा नहीं किया। हालांकि नियाज़ी साहब भूल गए कि अपनी हुकूमत में वो खुद मुआहदा तोड़ने वालों में से हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम सोचे हमें क्या मौका मिले, हम कौन सा नया इल्जाम लगाएं। तो नया इल्जाम लगाने के लिए जनाब आली उनको एक नया मौका मिल गया। वो मौका कैसे मिला कि आईएमएफ का एक वफ्द था, उस वफ्द ने नियाजी साहब को कहा कि ठीक है जी हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। और नियाजी साहब जो हैं वो फूले नहीं समाये और फौरी तौर पर उन्होंने अपने यूट्यूबर टाइप के जो साथी हैं उन सबको बता दिया कि जनाब जी मेरे बारे में खबरें चला दो। और फौरन प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो चलना शुरू हो गई और पूरा दिन जो है लोगों को इस मामले में ये कहकर बेवकूफ बनाया गया कि देखें जी आईएमएफ का वफ्द भी पाकिस्तान को जो पैकेज दे रहा है उसमें वो मुशावरत कर रहा है किससे, नियाजी साहब से। यानी नियाजी साहब की इतनी वैल्यू है कि जैसे किसी चीज में इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी एक अहमियत रखती है, तो नियाजी साहब की भी यही वैल्यू है कि आईएमएफ कह रहा है कि जब तक नियाजी नहीं कहेगा हम पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और जनाब जब हमने पता करवाया तो पता ये चला कि ये टोटल झूठ बात है, बल्कि आईएमएफ जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, पीपल्स पार्टी आए, नून लीग आए या कोई और जमात आए, तो आईएमएफ ये चाहता है कि आईएमएफ की शराइत को बाकी तमाम जमातें जो भी कोई गवर्नमेंट में आएंगी वो पूरा करते रहें। इसी सिलसिले में आईएमएफ के वफ्द ने ये फैसला किया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ भी मिलेंगे, हम पीडीएम सारी जमातों से मिलेंगे और साथ में हम न्याजी से भी मिल लेते हैं एहतियातन। अब जब उन्होंने मुलाकात की न्याजी साहब से तो इससे पहले वो पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात कर चुके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने नहीं ढिंढोरा पीटा कि जनाब हमसे आईएमएफ का वफ्द मुलाकात करने आ रहा है और हमारे बगैर वो आईएमएफ का पैकेज जो है मंजूर नहीं कर रहे। लेकिन अफसोस की बात ये चवल किसने मारी है, ये यूथियों ने मारी। और नियाजी साहब ने कहा कि जनाब अली ये देखें जी मुझसे मुलाकात के लिए आ गए हैं। तो मुलाकात के लिए उसके बाद उन्होंने बाकायदा
अपना ऐलान किया। आईएमएफ को पता था कि हम जा रहे हैं फितने से मिलने के लिए, तो हमारे मिलने के बाद कोई फितना निकलेगा। तो फिर आईएमएफ का ये बयान आया उनके वफ्द का कि जनाब इससे पहले हम पीपल्स पार्टी को मिल चुके हैं और हम तमाम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, हम किसी एक से मुलाकात नहीं कर रहे। और उन्होंने मिलने की जो रीजन है वो भी बताई। उन्होंने कहा कि हम इसलिए मिल रहे हैं ताकि कोई भी गवर्नमेंट आए वो आकर आईएमएफ के पैकेज की हिमायत करे, ना कि हमारे साथ बीच रास्ते में मुआहदा तोड़े जैसे कि पहले गवर्नमेंट ने किया था। और न्याजी साहब को मिलने के लिए वो स्पेशली इसलिए गए थे क्योंकि न्याजी साहब की गवर्नमेंट थी जब उनके साथ ये मुआहदा तोड़ा गया था, और न्याजी साहब ने इसको बीच रास्ते में जो है वो डिरेल किया था, जिसकी वजह से उन्होंने न्याजी को कहा कि बंदे बन जाओ, बंदे दे पुत्र बन जाओ। और उसकी मजेदार आप ये देखें कि जैसे ही न्याजी साहब को मिलके वफ्द गया तो इन्होंने फौरी तौर पे हिमायत का ऐलान किया। वो हिमायत का ऐलान क्यों किया कि अगर हिमायत नहीं करेंगे तो फिर वो अमेरिका जिसके नाम पर हमने साइफर का झूठा ड्रामा बना के अमेरिका पे इल्जाम लगाया था, अब दूसरी बार हम ये करतूत करेंगे तो हम दोबारा कभी भी नहीं आ सकेंगे, जो कि वो नहीं आ सकेंगे। लेकिन उनको लगता है कि चांस लेने के लिए अब हम ये करेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल इसमें जो इंतहाई डिजास्टर्स बात थी वो ये थी कि न्याजी साहब ने आईएमएफ के वफ्द को जो है वो ब्रीफिंग देने के लिए जिसको आगे किया वो कौन था? शौकत तरीन। और शौकत तरीन वही है जो तमाम साजिशों में इन्वॉल्व है, जिनके प्रीवियस जितने भी ऑडियो लीक हैं वो सारे मैं आपको सुनवा चुकी हूँ। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है कि जितने भी यूथिया इस वक्त छुपे हुए हैं, जैसे बरसात के अंदर मेंढक बाहर निकलते हैं, इस तरह यूथिया भी कहीं ना कहीं से बाहर निकल आते हैं। तो जनाब अली पीटीआई के साबिक एमपीए जिनका नाम चौधरी अमजद है, ये और इनका बेटा 9 मई के तोड़ फोड़ में शामिल था। इनका जो बेटा है जिसका नाम है जी अब्दुल बासित। अब ये जो अब्दुल बासित साहब हैं ये क्या हरकत कर रहे थे कि 9 मई को ये पेट्रोल बम्स बना बना कर दे रहे थे और फेंक रहे थे। तो ये यानी कि अब्दुल बासित और इनके जो वालिद हैं यानी कि मोहम्मद चौधरी अमजद, ये दोनों छुप गए थे, ये पकड़े नहीं जा रहे थे। और पता ये चला कि ये पाकिस्तान की सरहद के कोई आखिरी कोने में जाकर छुपे हुए थे। इन दोनों बाप बेटे ने क्या किया, अपने हुलिये बदले हुए थे। पहले जो बेटा है इसने प्लान बनाया कि मैं अफगानिस्तान के रास्ते से यूरोप में एंटर होऊंगा, और यूरोप में इनकी जायदादें भी हैं। तो अब जनाब इसने इतनी इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, ऊपर से इसने शलवार कमीज पहनी और अपना जो पाकिस्तानी हुलिया उसको अफगानी हुलिया में चेंज किया, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद ये जा पहुंचा अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, लेकिन इसका नाम जो है वो ईसीएल में था और फौरन ये वहां से गिरफ्तार हो गया। अच्छी बात यह है कि वहां से गिरफ्तार हो गया, और इसके वालिद जो हैं वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन जाहिर बात है बेटा पकड़ा गया है तो बाप कितनी दूर होगा, बाप भी पकड़ा जाएगा। और इन दोनों बाप बेटा का जो नेटिवली इनका जो ताल्लुक है वो पिंडी से है, रावलपिंडी से। माशाल्लाह से ये चश्मो चिराग चलते चलते अफगानिस्तान की सरहद के पास पहुंच गए थे। लेकिन आप देख लें कि ईसीएल में नाम भी था, शक्लें भी मतलब इनकी जो है वो प्रिंट करके रखी हुई थी अगलों ने, और जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जा रहा था इसको फौरी तौर पर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं जी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं लैपटॉप्स तकसीम करूंगा, तो उनके ऊपर कितनी तनकीद हुई पिछली हुकूमत में। लेकिन जब न्याजी साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा मेरा विजन बड़ा है मेरा विजन। वो कितना बड़ा उनका विजन निकला कि अंडे, बच्चे और कट्टे। ये उन्होंने कहा भूख लगे तो अंडे खाओ, दूध पीना है तो बच्चे पालो, और बेच के कोई गुजारा करना है तो कट्टे बेचो। तो अंडे, बच्चे और कट्टों के बिजनेस तक हम पहुंच गए थे, और लैपटॉप्स के ऊपर तनकीद होती थी। फाइनली शहबाज शरीफ ने दोबारा से लैपटॉप स्कीम शुरू की। लैपटॉप स्कीम के उस तकरीब में उन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लैपटॉप्स तकसीम किए। उसके अलावा वहाँ पर एक दो इस तरह के स्टूडेंट्स थे जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, जिनको वो गले मिले पर्सनली। और वो जिनको गले मिले उनको इसलिए गले मिले कि ये वो तमाम लोग थे जो किसी छाबड़ी फरोश के बच्चे थे, कोई तनूर पे काम करने वाले के बच्चे थे। और आपको पता है कि दानिश स्कूल सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया था। तो शहबाज शरीफ ने अपनी गवर्नमेंट के जिसे कहते हैं ना स्कॉलरशिप के ऊपर, गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर इन बच्चों को स्कॉलरशिप्स देकर इनको पढ़ने के लिए बैरून मुल्क भेजा। और अब ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर्स बन चुके हैं। इसलिए उनमें से जो एक लेक्चरर थे जो कि तनूर पे रोटियां लगाया करते थे और मजदूरी किया करते थे और इंतहाई गरीब घर से थे, उनको बेसिकली शहबाज शरीफ ने लेक्चरर बनने पर अपने गले से लगाया। तो जनाब लैपटॉप स्कीम के साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया शहबाज शरीफ ने कि मेरे लिए लैपटॉप आपके लिए एक मशीन हो सकती है, लेकिन मेरे लिए एक मिशन है और मैं इस मिशन को लेकर चलूंगा। मैं बल्कि आपको न्याजी साहब का वो बयान सुनवाना चाहती हूँ जिसमें वो अंडे, बच्चे और कट्टों की बातें किया करते थे। हैव अ लुक। एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की, हम उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे
मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठा। जी, तो फर्क जानकर जियो जनाब अली। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आपको पता है पिछले दिनों में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के जो अदालतों के चक्कर लग रहे थे, और जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भागे थे, और जिस तरह से फिर गाड़ी में छुप के ये वहां से पिछले वाले रास्ते से निकले थे, और फिर जिस तरह से वो अपनी बेल्स करवाते जा रहे हैं, तो फाइनली अब शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को जब नजर आया कि नहीं जी अब बस हो गई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने हमें पेश होना ही पड़ेगा, तो फाइनली जीआईटी के सामने जो है ये दोनों हजरात पेश हो गए हैं। और इन्होंने जनाब अपना जो इब्तदाई बयान है उसको भी रिकॉर्ड करवा दिया है। और इनसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पूछा कि आपका इसमें क्या किरदार था 9 मई में, तो इन्होंने कहा जी हमारा कोई किरदार नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं, हमने किसी को उकसाया नहीं। बहरहाल ये तो उनका बयान है, लेकिन जब जियो फेंसिंग होगी या दूसरी चीजें होंगी तो अगर उसमें इनका नाम होगा तो ऑब्वियसली इनको सजा मिलेगी, अगर इनका नाम नहीं होगा तो ये बच जाएंगे। और दोनों की जो अबूरी जमानतें हैं उसमें तौसीह भी हो गई है। अच्छा, मैं यहाँ पर इन दोनों मुकदमात के बारे में बताती चलूँ कि इनके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पे, एक फैसलाबाद में और एक रावलपिंडी में। 2 मुकदमात अलग अलग दोनों के ऊपर जो है वो हुए हैं। और अब देखते हैं कि आगे इस केस का क्या हल निकलता है। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लिया के अंदर न्याजी साहब की बहन उज़मा खान ने ज़मीन ली हुई है, लेकिन उस चक्कर में बुलाया गया था किसको? न्याजी साहब को और इनकी मिसेज यानी कि बुशरा बीबी को। और लिया ज़मीन के अंदर भी इनको अबूरी ज़मानतें मिल गई हैं। मतलब कहने का यह है कि अदलिया इस वक्त पूरी तरह से न्याजी साहब का साथ दे रही है, और जिस भी केस में वो जाते हैं फौरी उनको रिलीफ दिया जाता है। और पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और पॉइंट नंबर 7 ये है कि फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब और अलीमा खान, उज़मा खान, हसन न्याजी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती, इन सब के जो है नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। ये एक खुशखबरी है कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इनके जो है वो सानहा 9 मई के केस के अंदर हुए हैं, और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं। इन तमाम हजरात के ऊपर 5-5 केसेस हैं, 5-5 मुकदमात दर्ज हैं, और इनके खिलाफ 3 मुकदमे जो हैं वो लाहौर के अंदर सरवर रोड पे हैं, एक मुकदमा नसीराबाद रोड के पास है, और एक मुकदमा जो है वो मॉडल टाउन में इनके ऊपर दर्ज है। लेकिन अच्छी बात यह है कि काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो इनके जारी हुए हैं। और दूसरी तरफ मेरी ही खबर की कंफर्मेशन मैं आज आपको करने जा रही हूँ, जो इस वक्त तमाम व्लॉगर्स आपको बता रहे हैं। ये खबर मैं आज से 1.5 महीना पहले आपको बता चुकी हूँ कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो इस बात पर गौर कर रहे थे कि जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं उनके केसेस मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर ना चले। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। मैं ये समझती हूँ कि चाहे कोई खातून हो, चाहे कोई मर्द हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई जनखा हो, कोई भी हो, अगर उसने कोई क्राइम किया है तो महज इस बात पे उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो औरत है। लेकिन बहरहाल जो आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि सानहा 9 मई के जितने भी वाक़यात हैं उसमें जो ये वाली ख़वातीन हैं इनके केसेस जो हैं वो सिविल कोर्ट्स में चलेंगे और बाकियों के जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करती। और बहरहाल लेकिन ये खबर मैंने आज से आपको तकरीबन 1.5 माह पहले ही दे दी थी। अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जुनैरा ने हमसे ये बात की थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं इस चीज़ को डिनाई करती हूँ। लेकिन असल मसला क्या है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ख़वातीन के केसेस चलेंगे तो बेशक वो क्रिमिनल भी होंगी, फौज के ऊपर जो है ना एक बदनामी का धब्बा लगेगा, दूसरे ममालिक को जो है प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलेगा, न्याजी साहब को मौका मिलेगा, ये देखें जी ट्रायल कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, ये देखें जी मिलिट्री कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, ये देखें जी औरतों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। पहले भी न्याजी साहब ने आपको पता है कि क्या किया कि जेलों के अंदर जो है वो औरतों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो कि सरासर गलत बात थी। और उसी के चलते जो है ना मुझे लगता है कि कीचड़ के अंदर पाँव डालने वाला काम जो है ना वो इस वक्त आर्मी नहीं चाहती कि वो करे। और बंदियाल साहब जो हैं, 9वीं जो लास्ट मैंने खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि बंदियाल साहब की कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात हुई थी, जिसमें जो सबसे सरफहरिस्त थे वो सदीक जान लल्ली थे, और उनके पीछे 2 और थे। और सदीक जान लल्ली साहब के जो तीसरे वाले साथी थे उन्होंने ये पूरी मुलाकात का अहवाल जो है लीक कर दिया था और बताया था कि बंदियाल साहब जो हैं वो काफ़ी बरहम थे
किसके ऊपर? जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर काफी ज्यादा बरहम थे कि जनाब जी देखो जस्टिस काजी फायज ईसा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरा बंदियाल साहब जो थे वो कह रहे थे कि आप लोग जानते नहीं हैं कि न्याजी के साथ कौन सी ताकतें हैं। तो हम भी जानना चाहते हैं कि अगर वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन है या एक स्टार है तो उनके साथ और कौन सी ताकतें हैं, और वो जो ताकतें हैं उनको हम जानते हैं। इसीलिए तो फॉर्मेशन कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने यही कहा था ना कि हम नहीं छोड़ेंगे वो जो ताकतें हैं उनको। तो ये बहरहाल बंदियाल साहब ने जो कहा, और फिर उसके बाद जब इनसे पूछा गया कि जनाब बंदियाल साहब बताइए कि क्या आपसे वाकई मुलाकात हुई थी और आप इसके ऊपर अपनी कोई तस्दीक या तरदीद करना चाहते हैं, क्योंकि सदीक लली ने कहा था कि जो बातें की जा रही हैं वो 70% गलत हैं। तो बंदियाल साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर तबसरा करने से मतलब बिल्कुल इनकार कर दिया, उन्होंने बात को टाल दिया और उन्होंने उस बात को ही नहीं किया। तो जनाब ये थी आज की 9 खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए स्वीडन गवर्नमेंट के एहतजाज के पीछे लोगों को सड़कों पर लाने का जो पूरा प्लान था न्याजी साहब का वो फ्लॉप हुआ, और अच्छी बात यह है कि तमाम जमातों ने आज मिलकर जो है वो एहतजाज किया। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पीटीआई का जो रहनुमा अब्दुल बासित गिरफ्तार हुआ है अफगानिस्तान की सरहद से, उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? आईएमएफ के वफ्द की जो मुलाकात हुई न्याजी साहब से और उसके बाद यूथियों ने जो प्रोपेगेंडा किया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जीआईटी के सामने फाइनली पेश हो गए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लैपटॉप स्कीम और वीएस बामुकाबला अंडे वच्छे और कट्टे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? लिया की जमीन में न्याजी और बुशरा की जो जमानतें हैं वो कंफर्म हो गई हैं, और फवाद चौधरी, फरख हबीब और जो बाकी दीगर हैं उनके खिलाफ जो है नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और सानेहा 9 मई में खवातीन को जो इस तरह से इस्तिस्ना मिल रहा है कि उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है ट्रायल नहीं चलेगा, जो कि गलत बात है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और बंदियाल साहब ने अब तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया जो यूट्यूबर्स को उन्होंने भाषण सुनाए थे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन तमाम पॉइंट्स के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।